Hello friends, welcome to Prayas Academy. We are going to talking about next cell organelle केंद्रक और न्यूक्लियस। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग हमने पढ़ लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं तीसरा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल कोशिकांग, कोशिका का केंद्रक। दोस्तों, कोशिका के इस पार्ट के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, तो हम अब बात करने जा रहे हैं केंद्रक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे पहली बात तो केंद्रक की खोज। दोस्तों, केंद्रक को सबसे पहले देखा किसने और खोजा किसने, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि केंद्रक को सबसे पहले किसने देखा, तो आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक, यस फ्रेंड्स, ये वही ल्यूवेनहॉक है जिसने जीवाणु को खोजा था। इसकी अगर खोज के बारे में पूछे तो केंद्रक की खोज करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट ब्राउन। यस फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड नामक एक पादप की जड़ों में न्यूक्लियस की, केंद्रक की खोज की और इसको नाम दिया एरियोला। ऑर्किड की जड़ों में इसको खोजा और इसको नाम दिया एरियोला। दोस्तों, इसी एरियोला से बाद में न्यूक्लियस या केंद्रक नाम दिया गया। अब दोस्तों, कुछ एक ऐसे उपनाम हैं केंद्रक के जो कई बार परीक्षाओं में आते हैं। जैसे केंद्रक को कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है, कंट्रोलर, या इसको कंट्रोल रूम या कंट्रोलर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। कंट्रोलर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का कंट्रोलर भी कहते हैं। दोस्तों, केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, वो कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं जो होती हैं कोशिका के अंदर, वो सारी की सारी क्रियाएं इसी केंद्रक के निर्देशन और इसी केंद्रक के नियंत्रण में होती हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका का। दोस्तों, कोशिका की अगर केंद्रक की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्योंकि ये जो केंद्रक है ये पादप कोशिकाओं में बीच में नहीं होता, जंतु कोशिकाओं में ये ठीक बीच में होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होने के कारण से ये थोड़ा साइड में खिसक जाता है, तो जंतु कोशिकाओं में ये सेंटर में होता है। और संरचना की बात करें तो केंद्रक के दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। इसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम इसके बाहरी झिल्ली पर लगे होते हैं और इसकी आंतरिक झिल्ली एक और होती है। और अगर इसके अंदर की बात करें तो इसमें एक और कोशिकांग होता है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। और इसमें आपको धागे के समान ऐसी उलझी हुई संरचनाएं दिखाई देंगी जिसको क्रोमेटिन जाल कहा जाता है, क्रोमेटिन जाल। और इसके अलावा इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, कैरियोप्लाज्म कहते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं केंद्रिका के बारे में। दोस्तों, केंद्रिका का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो पूछ सकता है इसकी खोज का। केंद्रिका की खोज किसने की? दोस्तों, केंद्रिका की खोज की फोंटाना ने। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की। केंद्रिका को एक उपनाम दिया गया है राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री। राइबोसोम के निर्माण की फैक्ट्री केंद्रिका को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है केंद्रिका के बारे में। एक तो खोज का प्रश्न कई बार आया हुआ है और दूसरा इसको राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये करती है। कोशिका विभाजन जब होता है, सेल डिवीजन जब होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। दोस्तों, अगर किसी कोशिका में कोशिका विभाजन शुरू होने से पहले अगर उस कोशिका का केंद्रिका जो है उसकी अगर नष्ट हो जाए तो दोस्तों वो कोशिका जो है वो विभाजन से पहले ही रुक जाएगी, उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है। अगर हम इसके बाद बात करें
क्रोमेटिन जाल के बारे में। दोस्तों ये जो क्रोमेटिन जाल है ये केंद्रक के अंदर ऐसे उलझा हुआ धागों के समान दिखाई देता है, और यही जो क्रोमेटिन जाल है जब कोशिका विभाजन होता है तो मेटाफेज या प्रोफेज या मेटाफेज अवस्था के दौरान ये जो क्रोमेटिन जाल है इसके जो सूत्र होते हैं वो छोटे और मोटे हो जाते हैं, और इसी समय इनको गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हीं क्रोमेटिन जाल को कोशिका विभाजन के समय जब ये पृथक हो जाते हैं, इनका आकार छोटा हो जाता है, ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, तो इनको गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। तो दोस्तों 3-4 एक ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। अब 2-4 एक फैक्ट आप पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र की खोज करने वाला व्यक्ति, हालांकि मैं गुणसूत्र और डीएनए अलग से एक टॉपिक में करवाऊंगा आपको, लेकिन 2-4 एक बातें कॉमन सी जो बता रहा हूं आपको। एक तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की। ओए होए क्या नाम आ गया बर्गर, अब लॉकडाउन में ये बर्गर पिज्जा का नाम आते ही क्या बात है, सॉरी इसके लिए आपको मैंने ये नाम याद दिलाकर के आपकी कीड़े जगा दिए। लेकिन स्ट्रॉसबर्गर ने गुणसूत्र को सबसे पहले खोजा, और गुणसूत्र का जो नाम दिया दोस्तों वो था वाल्डेयर। क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र नाम देने वाला व्यक्ति वाल्डेयर था। गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जीव में या एक जीव की पूरी जाति, एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जंतु कौन सा है दोस्तों, वो है रेडियोलेरियन। रेडियोलेरियन, इसका जूलॉजिकल नेम है ओलोकेंथा। ओलोकेंथा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 1600 होती है। दोस्तों ये थे कुछ एक फैक्ट्स केंद्रक के बारे में। अब अगर यूं कहें कि केंद्रक इनमें पाया जाता है, ये होता है उसकी संरचना। अब कुछ एक ऐसे भी अपवाद हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले निम्न में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो एक तो दोस्तों स्तनियों की जो आरबीसी होती है, मैमल्स की जो आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें भी केंद्रक न के बराबरी होता है। हालांकि केंद्रक होता है लेकिन वो चूंकि केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता तो उसको हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं कह सकते। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है उसको कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का केंद्रक क्या कहलाता है दोस्तों, इसको न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, न्यूक्लियोइड जीनोफोर। इसका एक नाम तो है न्यूक्लियोइड, एक नाम है इसका जीनोफोर, इसको असत्य केंद्रक भी कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट थे केंद्रक के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है कोशिकांगों का, ये तो थे दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग, और अब हम बात करने वाले हैं एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांगों के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांगों के बारे में, और मैं पहला स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अंतःद्रवी जालिका, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दोस्तों अगर इसकी खोज के बारे में बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने खोजा, तो दोस्तों आप याद करेंगे नाम पोर्टर, कीथ पोर्टर। कीथ पोर्टर ने इसको खोजा। और दोस्तों ये जो पार्टिकल, ये जो कोशिकांग है अंतःद्रवी जालिका, या इसको मैं शॉर्ट में दोस्तों बार बार नाम नहीं लिया जाएगा, इसको मैं शॉर्ट में ईआर नाम से प्रोनाउंसिएट करूंगा, बोलूंगा। तो ईआर जो है इसको खोजने वाला व्यक्ति था पोर्टर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये केंद्रक के बाह्य झिल्ली जो होती है उसके ऊपर लगा होता है, जुड़ा होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली से लेकर के और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में ये स्थित रहता है। आप स्क्रीन पे देखेंगे ईआर की जो स्ट्रक्चर है, और उसमें आप ये देखेंगे कि ये केंद्रक झिल्ली से और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में स्थित है। आप इसी डायग्राम में एक चीज और देखेंगे कि इसमें जो आदि जो ईआर है उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स से आपको दिखाई देंगे, इनके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। और साइड में ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका जो पिछला जो निचला जो भाग होगा उसके ऊपर आपको कोई पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। ये बिल्कुल निचला जो भाग है बिल्कुल आपको स्मूथ दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ईआर जो है इस बेस के ऊपर हम इसके 2 टाइप्स से बता सकते हैं, 2 टाइप मान सकते हैं कि ईआर के 2 अलग अलग प्रकार हैं।
तो दोस्तों आप डायग्राम को देख करके समझ जाओगे कि एक तो SCER है जिसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम RER या इसको हम रफ ER या इसको हम खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। और दूसरा होता है SER, इसको हम स्मूथ ER या चिकनी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। दोस्तों ये जो RER होती है, रफ ER, इसके ऊपर ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम। तो इसमें एक तो ये डिफरेंस बनता है कि RER में राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं और SER में ये नहीं पाए जाते हैं। फर्स्ट फैक्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली जो इसका राइबोसोम के पाए जाने से इस पे क्या मतलब कि फर्क क्या पड़ता है, इसका क्या फंक्शन एक क्रिएट होता है, तो RER जो है उसके ऊपर राइबोसोम के मिलने से ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर सकती है, मतलब कि राइबोसोम की सहायता से अंतःद्रवी जालिका ER प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो अगर स्मूथ ER के ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल नहीं है तो फिर इसका कार्य क्या होगा, ये क्या करेगी। तो दोस्तों SER जो है ये प्रोटीन का काम नहीं करती, प्रोटीन को नहीं बनाती, बल्कि वसा, ग्लाइकोजन, याद करना, वसा, ग्लाइकोजन और स्टीरॉइड्स, इन तीनों का संश्लेषण करने के लिए जो स्थान है, जो प्लेस है, वो स्मूथ ER उपलब्ध कराती है। दोस्तों इसी कारण से चूंकि ये पूरी की पूरी केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में फैली रहती है, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया जो आपको याद करना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एक नाम दिया गया कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल या कोशिका का पिंजर भी कहते हैं इसको दोस्तों, कोशिका कंकाल या कोशिका का पिंजर। और अगर इंग्लिश टर्म आ जाए तो इसको कहेंगे साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ER की स्ट्रक्चर में आपको डायग्राम में 3 जो संरचनाएं जो है वो बिल्कुल दिखाई देंगी, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और तीसरी होगी नलिकाएं। दोस्तों ये छड़ाकार होती हैं सिस्टर्नी, और ये जो वेसिकल्स हैं ये गोलाकार या अंडाकार होती हैं, और नलिकाएं जो हैं ये शाखित होती हैं। ये सिस्टर्नी और वेसिकल्स को जोड़ने का काम करती हैं नलिकाएं। अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा एक भाग नहीं पाया जाता, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, नलिकाएं या एक और कोई भाग दे दे, तो आपका आंसर होगा जो वो चौथा जो भाग आपको बताएगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये अंतःद्रवी जालिका के भाग हैं। दोस्तों ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रवी जालिका। आइए अब हम बात करते हैं दूसरा एकल झिल्ली से घिरा कोशिकांग, जिसका नाम है गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाय। दोस्तों इसको गोल्जिकाय भी कहते हैं, इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जिकाय की जो खोज है वो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गोल्जिकाय का जो नाम है वो उस खोजकर्ता के नाम से ही पड़ा, कैमिलियो गोल्जी। यस, कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया उल्लू की नर्व सेल में, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जिकाय को खोजा, इसीलिए गोल्जिकाय का नाम गोल्जिकाय पड़ा। दोस्तों गोल्जिकाय का एक उपनाम है, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यातायात प्रबंधक क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसका कारण यह है कि गोल्जिकाय का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके जो भाग होते हैं उसमें भी सिस्टर्नी, वेसिकल्स और पुटिकाएं होती हैं। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और रिक्तिकाएं होती हैं, जिसको हम पुटिकाएं कहते हैं, रिक्तिकाएं। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और रिक्तिकाएं। तो दोस्तों ये जो रिक्तिकाएं होती हैं इनमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो कोशिका के अंदर आने वाले जो फूड जो पार्टिकल्स हैं, उनकी पैकिंग इनमें की जाती है और आवश्यकता अनुसार उनका स्थानांतरण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं।
इसको लाइपोपोन्ड्रिया भी कहते हैं। लाइपोपोन्ड्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि गोल्जी काय में लिपिड्स का सबसे अधिक संश्लेषण होता है, लिपिड्स का सबसे अधिक सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको लाइपोपोन्ड्रिया भी कहते हैं। दोस्तों गोल्जी काय जो है ये नॉर्मली जो है ना ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में ये अपने नेचुरल या अपने एक्चुअल फॉर्मेट में होता है। पादप कोशिकाओं में या और किसी छोटी सरल कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। कुछ एक शैवाल और कवकों को छोड़ दें तो ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, मतलब कि एक अल्प विकसित रूप में होता है। और उस गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है, मतलब कि ये प्लांट सेल में जो प्लांट सेल का जो गोल्जी काय है उसको अलग से एक नाम दिया गया है डिक्टियोसोम। जैसे कि सरल जो जंतु हैं जैसे कि अकशेरुकी प्राणी है, अकशेरुकियों और पादप कोशिकाओं में जो गोल्जी काय होता है वो इतना डेवलप नहीं होता, इसलिए उसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। दोस्तों गोल्जी काय की अगर हम और अगर फैक्ट्स की बात करें और कार्यों की बात करें तो गोल्जी काय जो है वो एक तो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ मिल जाती है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ मिलाकर के ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। ये कोशिका भित्ति के फॉर्मेशन में भाग लेता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। दोस्तों गोल्जी काय कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराता है। दोस्तों गोल्जी काय लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का निर्माण करने वाला कोशिकांग कौन सा है? दोस्तों गोल्जी काय वो कोशिकांग है जो लाइसोसोम का निर्माण करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो लाइसोसोम है ये शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु शुक्र जनन की क्रिया होती है, स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्र जनन की क्रिया के दौरान शुक्राणु की जो पूंछ होती है, शुक्राणु की जो कैप होती है, कैप शुक्राणु की जो कैप होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, इस एक्रोसोम या उस शुक्राणु की कैप का निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स अबाउट द गोल्जी काय। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कोशिकांग है उसकी तरफ, और अब हम बात करने वाले हैं अगले कोशिकांग लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम दोस्तों लाइसोसोम का पहला फैक्ट वही खोज के बारे में, खोज किसने की, इसका काम क्या है और इसके अंदर कोई खास अगर संरचना पाई जाए तो वो। तो पहला तो खोज के बारे में, तो दोस्तों डी डुवे ने इसको खोजा। इसकी खोज का श्रेय, लाइसोसोम की खोज का श्रेय डी डुवे को दिया जाता है। और दोस्तों लाइसोसोम जो है इसके अंदर बहुत ही पावरफुल यानी कि बहुत ही शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और इसके अंदर की जो पीएच होती है इसके द्रव्य की वो 5 होती है। दोस्तों लाइसोसोम के बारे में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? वो दोस्तों उसका आंसर है लाइसोसोम। क्यों कहते हैं ये सोचने की बात है, पढ़ने की बात है। इसके अंदर जो पावरफुल जो एंजाइम होते हैं, जब ये किसी भी कारणवश जब कोशिका के अंदर जब कोई कोशिका रोगजनक हो जाती है तो लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है और उसके अंदर का जो मटेरियल है वो जो शक्तिशाली जो एंजाइम जो है वो बाहर आ जाते हैं और वो कोशिका के जो अन्य कोशिकांग होते हैं, यूं कहें कि पूरी की पूरी कोशिका को ही वो अपघटित कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि इसका निर्माण जो है वो गोल्जी काय से होता है। तो एक और याद करेंगे आप कि लाइसोसोम जो है उसका फॉर्मेशन गोल्जी काय और ईआर दोनों के द्वारा होता है। दोस्तों ये थे कुछ एक प्रश्न इसके बारे में अबाउट द लाइसोसोम। इसकी अंदर की पीएच की बात प्रश्न पूछेगा या आपके खोज से पूछे, या इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है और इसका निर्माण किससे होता है। इन्हीं सब बातों की आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में, माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय।
दोस्तों सूक्ष्मकाय जो है ये 3 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना एक कोशिकांग है सूक्ष्मकाय। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने 3 इसके पार्ट्स लिखे हैं, 3 टाइप लिखी हैं, स्फीरोसोम्स, परऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम। बात करते हैं पहले के बारे में, स्फीरोसोम। दोस्तों इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे पर्नर। पर्नर ने स्फीरोसोम्स को खोजा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद करना है दोस्तों, ये जो टॉपिक है माइक्रोबॉडीज का, नॉर्मली इसका क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल एग्जामों में पुलिस, पटवार जैसे इनमें नहीं आता है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी होगी दोस्तों, मैंने जितना मेरे से पॉसिबल हुआ है, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बिना किसी कंफ्यूजन के आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये जो स्फीरोसोम्स है इसका एक फैक्ट आपको याद करना है, पादप लाइसोसोम, कि ये जो स्फीरोसोम्स हैं ये पादपों में जस्ट लाइक ए लाइसोसोम, पादपों में ये लाइसोसोम की भांति कार्य करते हैं, इसीलिए इनको पादप लाइसोसोम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्फीरोसोम्स के बारे में। और इसका जो काम है वो है वसा का एकत्रीकरण, वसा का संग्रहण और वसा का संश्लेषण। मतलब इसका संबंध जो है वो लिपिड्स या फैट या वसा से है और इसको प्लांट लाइसोसोम कहा जाता है। दोस्तों परऑक्सीसोम जो है इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे डी डुवे। जी हाँ दोस्तों, ये वही डी डुवे है जिसने लाइसोसोम की खोज की थी। तो आप एक साथ 2 याद करेंगे, लाइसोसोम और परऑक्सीसोम की खोज करने वाला एक ही व्यक्ति था, डी डुवे। और दोस्तों इसका नाम जो परऑक्सीसोम है, इसी से आपको इसका एक फैक्ट और याद हो जाएगा कि इसका जो काम है, मेन जो काम है वो है परऑक्साइड या परऑक्साइड जो होते हैं उनका उत्पादन और उनका विघटन या उनका नाश, दोनों जो काम है ये परऑक्सीसोम करते हैं। साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में कोई भी अगर विषैला पदार्थ आता है तो उसके विषैले प्रभाव को भी ये कम करता है। परऑक्साइड जो होते हैं इनका निर्माण भी करता है, इनका उत्पादन भी करता है, उनका नाश भी करता है। निर्माण करने के लिए इसमें अलग एंजाइम होते हैं और नाश करने के लिए, जैसे निर्माण करने के लिए ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, उसका नाश करने के लिए कैटेलाइज एंजाइम होते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करना है वो है प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन। दोस्तों प्रकाशीय श्वसन जो है इसमें 3 कोशिकांग भाग लेते हैं। एक तो परऑक्सीसोम हो गया जो आपको याद करना है, दूसरा हरित लवक और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों मिलकर के प्रकाशिक श्वसन या प्रकाशीय श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। दोस्तों ग्लाइऑक्सीसोम जो है इसकी खोज की थी बीवर्स ने, और इसका संबंध इतना याद करना है बस, काफी है आपके लिए, सफिशिएंट है कि इसका संबंध किससे है, ग्लाइऑक्सिलेट चक्कर से। ग्लाइऑक्सिलेट चक्कर से इसका संबंध है। अब अगर आप यूं भी कहो कि सर ये भी बताओ कि ये क्या है, ग्लाइऑक्सिलेट चक्कर जो है इसका आप यूं मान सकते हो कि फलों में जो कार्बनिक जो अम्ल होते हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया, या जब कोई बीज अंकुरण होता है तो बीज अंकुरण के समय वसा का विघटन करके उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना है, तो इसको इस सब प्रक्रियाओं में ग्लाइऑक्सिलेट चक्कर चलता है और वो ग्लाइऑक्सीसोम के द्वारा ही होता है। दोस्तों ये था हमारा माइक्रोबॉडीज टॉपिक, यही समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो कोशिकांग है उसके बारे में। दोस्तों मैंने अब तक जितना आपको पढ़ाया है मेरे 2-3 वीडियोस में, तो मैंने आपको दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग और एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांग पूरे कर दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं झिल्ली रहित कोशिकांगों के बारे में। दोस्तों झिल्ली रहित कोशिकांग यानी कि मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल, इसमें हम 2 पढ़ेंगे। एक तो होगा राइबोसोम और दूसरा होगा तारकाय। दोस्तों बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो है इसको खोजने वाले व्यक्ति थे पैलाडे। राइबोसोम के जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में आमतौर पर वो है कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो कौन सी होती है। एक प्रश्न आया था, शायद सीटेट में आया था, रिट में आया था, पैलाडे कण किसको कहा गया है, तो ये पैलाडे के द्वारा खोजा गया तो इसको पैलाडे कण उपनाम दे दिया गया। एक बात, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, प्रोटीन का निर्माण इसी के द्वारा होता है
इसीलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। एक और इसका उपनाम है कोशिका का इंजन क्षेत्र, कोशिका का इंजन क्षेत्र या कोशिका का इंजन भी इसे कहते हैं। ये तीन इसके नाम हो गए। दोस्तों राइबोसोम जो होते हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। यहां से प्रश्न क्या पूछ सकता है, निम्न में से दी गई कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, या 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है। दोस्तों 70S राइबोसोम्स जो हैं वो नॉर्मली एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और इसके अलावा जो दोहरी झिल्ली के जो कोशिकांग है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में 70S जो राइबोसोम है वो पाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है 70S, और 70S की दो उप इकाइयां होती हैं 50S और 30S। ये तो बात रही 70S की। 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। दोस्तों अब यहां पर कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे, आपसे प्रश्न पूछे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, आप बताओगे 80S। आपसे कहे माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, आप सोचोगे माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में भी 80S? ना ना ना, बिल्कुल नहीं करना है। ये दोनों बातें अलग हैं। दोहरी झिल्ली से घिरी या यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें 70S होता है। अगर यूकैरियोटिक नाम दे के पूछता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम होता है, तो डेफिनेटली क्या करना है आपको, 80S करना है। ये किसका एग्जांपल है, किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक सेल्स में। इसकी दो उप इकाइयां होती हैं दोस्तों राइबोसोम की, एक तो 60S और एक 40S। दोस्तों यहां से एक प्रश्न और बनेगा कि राइबोसोम की जो दो उप इकाइयां होती हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर आएगा मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों मैग्नीशियम आयनों की एक निश्चित सांद्रता होती है, समथिंग 0.001 मोलर। ये सांद्रता जरूरी होती है। इस सांद्रता के ऊपर दोनों उप इकाइयां जुड़ करके एक राइबोसोम का निर्माण करती हैं, और अगर सांद्रता इससे कम हो जाती है तो फिर ये राइबोसोम की उप इकाइयां दोनों अलग हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की। अब आपसे प्रश्न पूछ ले पॉलीसोम्स क्या है, दोस्तों क्या बताओगे आप, पॉलीसोम्स क्या है। जब राइबोसोम 4-5 या उससे अधिक राइबोसोम किसी आरएनए के ऊपर जुड़ जाएं तो बनने वाले स्ट्रक्चर को दोस्तों पॉलीसोम्स कहा जाता है। दोस्तों ये था राइबोसोम के बारे में सम फैक्ट्स। अच्छा 2-4 बातें और देखिए, सबसे छोटा कोशिकांग भी है ये, कुछ एक बातें कई बार निकल जाती हैं दिमाग से। सबसे छोटा कोशिकांग भी है और सबसे हल्का कोशिकांग भी है। सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे हल्का कोशिकांग है, पेलाडेकन है, प्रोटीन फैक्ट्री है, कोशिका का इंजन है, और इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। दोस्तों ये था हमारा राइबोसोम कोशिकांग। अब हम बात करते हैं तारक के बारे में। दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट, और खुशी की बात है लास्ट कोशिकांग तारक। दोस्तों तारक की वो ही पहली लाइन, पहला फैक्ट्स, पहला क्वेश्चन, खोज के बारे में किसने खोज की, तो आप उत्तर बताओगे टी बोवेरी ने तारक की खोज की। तारक को डिप्लोसोम कहा जाता है, इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। दोस्तों इसको ये जो नाम दिया गया डिप्लोसोम, ये क्यों दिया गया, क्योंकि तारकाय जो है इसका निर्माण 2 तारक केंद्रों से होता है। इसमें मतलब कि तारकाय जो है उसका निर्माण किससे होता है, 2 तारक केंद्रों से। 2 सेंट्रियोल जो है, 2 सेंट्रियोल वो मिलकर के तारकाय का निर्माण करते हैं, और दोनों जो सेंट्रियोल है वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर दोनों वो स्थित होते हैं। इसलिए क्योंकि तारकाय में 2 सेंट्रियोल होते हैं, इसीलिए इसको डिप्लोसोम कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तारकाय जो है ये केंद्रक के बिल्कुल नजदीक होता है, इसीलिए इसको कोशिका का केंद्र भी कहते हैं। कोशिका का, दोस्तों ये ऐसी बातें हैं जो आपको मैं दावा करता हूं किसी भी एक बुक में इतनी सारी बातें नहीं मिलेंगी। कोशिका का केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केंद्रक के बिल्कुल नजदीक पाया जाता है, डिप्लोसोम कहते हैं इसको। इसका दोस्तों मेन काम है कोशिका विभाजन का। आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन सा एक ऐसा कोशिकांग है जिसका संबंध कोशिका विभाजन से है, या अगर किसी कोशिका में तारकाय न हो तो कौन सी क्रिया नहीं होगी, तो दोस्तों कोशिका विभाजन की क्रिया तारकाय के बिना नहीं हो सकती। ये मोस्टली जंतु कोशिकाओं का लक्षण है, पादप कोशिकाओं में ये न के बराबर होता है। और कोशिका विभाजन के समय जब तारकाय का विभाजन होकर के तारक केंद्र बनते हैं और तारक केंद्रों से तरकु तंतुओं का निर्माण होता है, और इसी से ही कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगर हम यूं कहें कि पादप कोशिकाओं में तारकाय नहीं पाया जाता तो फिर उनमें कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो दोस्तों उस पादप कोशिकाओं में तारक केंद्रों का निर्माण, या यूं कहें कि तरकु तंतुओं का निर्माण जो है वो जीव द्रव्य से कुछ एक ऐसी प्रोटीन होती हैं जो तरकु तंतुओं का निर्माण करती हैं। दोस्तों तारकाय के बारे में कुछ एक अगर बातें आपको और बताऊं तो एक तो शुक्राणु की जो पूंछ होती है, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण तारकाय के द्वारा होता है। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण तारकाय के द्वारा होता है। और कोशिका विभाजन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फैक्ट है। दोस्तों ये 5-6 ऐसे फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन हैं तारकाय के बारे में, और यहीं पर मैं अपना कोशिका और उसके कोशिकांगों का टॉपिक खत्म करता हूं। दोस्तों अगर आपको पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है कोशिका और कोशिकांगों का वो पढ़ना हो तो हमारे सारे वीडियो आप देखिए और समझिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारे पढ़ाए हुए को आप समझ पाते हैं, तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और कोरोना से लड़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।